जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके जो बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं या महत्वपूर्ण जो कथन होते हैं और बहुत सारे नए नए तथ्य ऐसे होते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से सीधे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। उसके बारे में हम इस सीरीज में चर्चा करने वाले हैं। लगभग 400-450 पेजों की पुस्तक है। उसका हम सारांश 40-50 पेजों में महत्वपूर्ण कथन और जो तथ्य हैं उनको एक साथ नोट्स बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जैसे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं या जहाँ भी हिंदी साहित्य लगता है टीजीटी पीजीटी, वहाँ सबके लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है उसके जो महत्वपूर्ण कथन है, उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारे पहली क्लास रहने वाली है। आपको क्या करना है, आपको एक नए रजिस्टर बना के टू द पॉइंट जो मैं यहाँ लिखूँगा उनको उतार लेना है और डेली 2 या 5 मिनट के लिए उसका रिविजन कर लेना है। उसमें आपका काम हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो इस सीरीज का नाम क्या रहने वाला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके नोट्स बनाएंगे ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज रखेंगे इसका नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज। अब बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक चर्चित और परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें से लगभग हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न सीधे तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पुस्तक है उसके शुरुआती जो विषय सूची है वहाँ से विषय सूची एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को। सबसे पहली बात तो एक प्रश्न तो यहाँ विशेष सूची से बन जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये तो नाम दिया ही है। उसके बजाय जो आदिकाल है उसको कैसे खंडों में बांटा है या प्रकरण में बांटा है या अध्याय में विभाजित किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो इतिहास ग्रंथ है उसके आदिकाल, भक्तिकाल को प्रकरण में विभाजित किया है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो ये याद रखें आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को प्रकरण में विभाजित करके लिखा है। प्रकरण में अध्याय आ सकता है, खंड आ सकता है या प्रकरण आ सकता है ऑप्शन में। तो क्या करोगे आप? प्रकरण में विभाजित करके लिखा है, विभाजित करके लिखा है, विभाजित करके लिखा है। अब बात करते हैं शुरुआती चैप्टर की जो विषय सूची है। उसमें जो पहला जो चैप्टर आता है, मतलब सबसे पहले जो पहला पेज है वो है काल विभाग का। काल विभाग और काल विभाग जो पेज है शुरुआती, उसमें पहली ही लाइन अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक प्रश्न उससे बने हैं, वह है हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषा। तो जो इनकी पहली ही लाइन है काल विभाग से, वह हिंदी साहित्य इतिहास की जो इन्होंने परिभाषा दी है वह काल विभाग से हैं। तो परिभाषा कौन सी है? वह जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि
ये हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परिभाषा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें विशेष सूची में सबसे पहले दिया है काल विभाग। तो काल विभाग से पहली ही लाइन ये है और यहाँ से अब तक सर्वाधिक बार प्रश्न बने हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा को लेके। तो वह कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये जो परिभाषा है अब तक सर्वाधिक जो हिंदी साहित्य इतिहास परिभाषा पूछी गई है, यही परिभाषा पूछी जाती है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के जो काल विभाग है उसकी पहली ही लाइन ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषा क्या है कि जनता की संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है साहित्य, और जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो जनता जिस प्रकार का जनता की जो परंपराएं रहेंगी, जो उनकी आशा आकांक्षा रहेंगी, वही साहित्य में प्रतिबिंबित तो होगा। तो आदि से अंत तक, शुरुआत से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को जो परखते हुए और साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाने क्या होता है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये पहले पेज से साहित्य की परिभाषा है। और बात करते हैं कि इन्होंने इसी जो पहले पेज है काल विभाग, इसी में ही हिंदी साहित्य के जो लगभग 900 वर्षों का जो इतिहास है उसका जो विभाजन भी इसी पेज में किया है। तो दूसरी लाइन इसमें काल विभाजन भी जो इसी पहले पेज में इन्होंने किया है। 900 वर्षों का इतिहास, जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का जो विभाजन किया गया है वो भी इस काल विभाग में। अब जो पहला प्रकरण तो हो गया, मतलब पहला तो काल विभाग हो गया। अब जो पहला जो प्रकरण आता है वो उसमें आदिकाल का सामान्य परिचय, आदिकाल को इन्होंने 4 प्रकरण में विभाजित किया है। आदिकाल को कितने प्रकरण में? 4 प्रकरण में। तो आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। एक, जो पहला प्रकरण है उसमें है सामान्य परिचय। अपभ्रंश और प्राकृत भाषा को लेकर सामान्य परिचय, और आदिकाल कहाँ से कहाँ तक इन्होंने माना है उसका सामान्य परिचय आदिकाल के पहले प्रकरण में है। दूसरे प्रकरण में है अपभ्रंश भाषा का काव्य। दूसरे प्रकरण का नाम क्या है? अपभ्रंश काव्य।
तीसरे प्रकरण का नाम क्या है? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, देश भाषा काव्य, देश भाषा, देश भाषा काव्य। दूसरे प्रकरण का नाम हो गया अपभ्रंश काव्य और तीसरे प्रकरण का नाम है वीर गाथा काल, देश भाषा काव्य और चौथे प्रकरण का नाम है फुटकल रचनाएं, जिसमें खुसरो और विद्यापति की रचनाएं। फुटकल रचना, ये चौथा प्रकरण है, फुटकल रचनाएं। तो प्रश्न ऐसे अभी तो बना तो नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न बने कि आदिकाल को कितने प्रकरणों में, तो 4 प्रकरण में विभाजित किया है। पहले प्रकरण का नाम सामान्य परिचय, दूसरे का अपभ्रंश काव्य, तीसरे का वीर गाथा काल देश भाषा काव्य और चौथा जो प्रकरण है उसका नाम है फुटकल रचनाएं। तो बात करते हैं आदिकाल के सामान्य, जो पहला प्रकरण है उसके सामान्य परिचय की। आदिकाल के पहले प्रकरण के सामान्य परिचय की बात करते हैं। आदिकाल का पहला प्रकरण सामान्य परिचय। अब यहाँ से जो 4 से 5 महत्वपूर्ण कथन है जहाँ से प्रश्न बन सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और वो लाइन टू लाइन आपको लिखने, याद करने। यहाँ से सीधे प्रश्न बनाया जाता है इस प्रकरण की परिभाषा। सामान्य प्रकरण में जो पहली जो लाइन है वो है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। और उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी प्रकार दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये जो कथन है ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो लाइन टू लाइन चलेंगे हम। पहला कथन है, आप लिखें कि प्राकृत की जो प्रकरण स्पष्ट है उसकी सामान्य परिचय में पहली ही परिभाषा है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, अंतिम अपभ्रंश अवस्था से जो प्राकृत भाषा थी उसकी अंतिम जो अपभ्रंश अवस्था थी, अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण सीरीज में हम टू द पॉइंट कथनों के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से केवल अपने ये याद रखना है कि कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से दिया गया है। बाकी विस्तार से हिंदी साहित्य के संदर्भ में जो चर्चा करेंगे वो तो हम जो अपने जो कोर्स चल रहा है सेकंड पेपर व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो सेकंड पेपर के लोग लेके वहाँ जो सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी चर्चा तो वहाँ उसके संदर्भ में अलग से करेंगे। इसमें केवल मैं आपको हिंदी साहित्य की जो किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उसके कौन कौन से कथन अति महत्वपूर्ण उसको टू द पॉइंट लिखवाऊँगा।
आपको नोट्स बनाने हैं साथ के साथ, और केवल कम से कम 2 बार इसका रिवीजन कर लेना है। उसके बाद जहाँ भी आपका ये एग्ज़ाम से अगर कहीं क्वेश्चन बनता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो पहला जो कथन है सामान्य परिचय प्रकरण फर्स्ट से, वो है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा करने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुआ करने से अपभ्रंश का प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जा सकता है। अब बात करते हैं कि दूसरा जो कथन महत्वपूर्ण है वो है कि जो प्राकृत अपभ्रंश या प्राकृत भाषा जो हिंदी थी, इसके पद्यों का सबसे पहला जो पुराना नमूना है वो कहाँ मिलता है, और वह कौन सी शताब्दी के अंतिम चरण तक में लगता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो अपभ्रंश ये प्राकृत भाषा थी, अपभ्रंश या अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश या प्राकृताभास, जिसमें प्राकृत भाषा का आभास होता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता, जो सबसे पुराना जो पता चलता है वो तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की जो सांप्रदायिक रचनाएं थी कि सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी का सबसे पुराना पता कहाँ चलता है, तो तांत्रिक और योग मार्गी जो बौद्ध थे उनकी सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर 7वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण चल रहा था उसमें लगता है। तो ये 2 कथन हो गए थे महत्वपूर्ण, जो आदिकाल के प्रकरण फर्स्ट से सामान्य परिचय से हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण कथन की, जिसमें आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल कब से कब तक मानते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल कब से कब तक उसकी क्या अवधि है, उसके बारे में उनका तीसरा कथन जो है अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा से पूछा गया है बहुत बार, वैसे इस प्रकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है इस परिभाषा से भी, कि वो अपना आदिकाल का समय कब से कब तक मानते हैं। तो तीसरी परिभाषा है, तीसरा महत्वपूर्ण कथन है कि अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज से लेकर हम्मीर देव के समय
महाराज भोज से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक पता चलता है। यथार्थवादी काल कब से कब तक मानते हैं? समय 1050 से 1375 तक। और महाराज जो भोज थे वहाँ से लेकर हमीरदेव का जो शासनकाल रहा था वहाँ तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आदिकाल का विभाजन मानते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया आदिकाल की परिभाषा कि आदिकाल तक वह कहाँ से उस समय कब से कब तक मानते हैं, और महाराजा भोज से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तो पता चलता है। अगला महत्वपूर्ण कथन उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो 150 वर्षों का इतिहास था लगभग, इसमें क्या हुआ कि जो रचनाएं लिखी गई उसमें यह तय नहीं कर पाया कि किस प्रकार की रचनाओं की प्रधानता है। जैसे न धर्म की भी रचनाएं लिखी गई, नीति संबंधी भी रचनाएं लिखी गई, और बात करते हैं कि श्रृंगार की रचनाएं भी लिखी गई, वीर रचनाएं भी लिखी गई। लेकिन एक विशेष जो रचना जिसका प्रभाव मान सकते हैं कि उस कालखंड का की प्रधानता किस रस में रही, किस प्रकार की रचनाओं में रही, वह इस समय एक प्रकार से पता नहीं चला। तो ये अनिर्दिष्ट काल रहा, एक प्रकार से अनिर्दिष्ट काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को। तो उस काल के बाद जब क्या हुआ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की चढ़ाइयाँ प्रारंभ हो गई, मुस्लिम आक्रमणकारियों की, तब धीरे धीरे क्या हुआ कि राजाओं की प्रशंसा को लेकर, युद्धों की रचनाओं को लेकर ज़्यादा रचनाएँ लिखी गई। तो फिर उन्होंने उसका नाम दिया वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार की परिस्थितियों के मद्देनजर नाम दिया है, तो उसकी जो अगला जो कथन है वह उसको लेकर रहती महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं किस लगभग जो 150 वर्षों का इतिहास रहा इसमें किसी रचना की प्रधानता नहीं थी। तो इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, अनिर्दिष्ट का मतलब जिसमें कोई भी एक दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है कि कौन सा राष्ट्र इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार का साहित्य ज़्यादा लिखा गया है ना। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। और वह कौन सा विशेष रूप है? वह है वीर रस की रचनाएं, राजाओं की प्रशंसाओं की रचनाएं वो ज़्यादा लिखी गई, राजपूतों की प्रशंसाओं की रचनाएं ज़्यादा लिखी गई। इस प्रकार फिर जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति दिखी, वो होती वीर रस की रचनाएं और राजाओं की प्रशंसा की रचनाएं। इसलिए इस प्रकार इनको देखते हुए, इस परिवेश को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि वीर रस की रचनाएं ज़्यादा लिखी गई तो उसे फिर नाम दिया वीर गाथा काल। तो अगली जो परिभाषा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इस जो नाम आदि वीर गाथा काल नाम क्यों दिया उसके बारे में जो परिभाषा है, जो कथन है उसके बारे में बात करने। तो राजाश्रित जब मुसलमानों की चढ़ाइयाँ प्रारंभ हो गई थी उसके बाद जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं कि राजाश्रित कवि
जो राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि थे, और चारण जिस प्रकार पहले वह किस प्रकार के धर्म की नीति की सभी प्रकार की रचनाएं लिखते थे। जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में क्या करते थे? सुनाया करते थे। उसी प्रकार मतलब राजाश्रित कवि उच्चारण जो थे वो क्या करते थे? नीति श्रृंगार के तो दोहे गाते ही थे, लेकिन उसी प्रकार वो क्या करते थे कि अपने जो राजाश्रित जो कवि है उसके पराक्रमपूर्ण, उसके जो लड़ाइयाँ थी, वो जो युद्ध करता था, तो उसके बारे में भी एक वीर रस की रचनाएं भी वो लिखने लगे। उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। इसे लक्ष्य करके रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम किन परिस्थितियों में दिया? तो उस प्रकार जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का हिंदुस्तान में प्रभाव बढ़ा, तो उस समय जो कवि थे वो पहले तो नीति श्रृंगार के से हर प्रकार की रचनाएं लिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने अपने जो राजा थे उनके लड़ाइयों का, उनके युद्धों का, उनके पराक्रमपूर्ण चरित्र गाथाओं का वर्णन करने लगे। तो ज़्यादातर रचनाएं जो है युद्ध की, उनके शौर्य की लिखने लगे। तो उससे एक रासों में क्या होता है, वही राजाओं की प्रशंसापूर्ण गाथाएं लिखी जाती है। इस प्रकार रचनाओं की प्रधानता हुई, तब इसको देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। तो आज आदिकाल के जो प्रकरण पश्चात सामान्य परिचय, इसमें हम 5-6 परिभाषाओं के बारे में बात की। अब आदिकाल का जो हम दूसरा प्रकरण है अपभ्रंश काव्य, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि वीडियो हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, लाभदायक होने वाला है, और इसमें क्या है कि टू द पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा विस्तार से बातें करेंगे तो फिर वो पूरी किताब ही लिखने में आ जाएगी।
ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे नहीं, वे टू द पॉइंट ऐसे ये एक फैक्चुअल किताब के हिसाब से पढ़ेंगे, तथ्यात्मक चीज़ों के हिसाब से पढ़ेंगे, ताकि आपको सीधे नोट्स बन जाएँ। और आप 2 बार अगर इसे आपने रिवीजन कर लेते हो पूरे नोट्स का, तो 40 से 50 पेजों का, तो आपका जो है इसमें से क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं के बराबर रह जाएंगे। इसलिए आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।